हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वो इकोसिस्टम। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। आप इससे पहले इकोलॉजी ब्रांच के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ द इकोलॉजी। एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट हुए हैं एजी टेंजले, गेव द वर्ड। इकोसिस्टम। तो एजी टेंजले ने जो इकोसिस्टम वर्ड दिया, तो वास्तव में जो इकोसिस्टम है क्या यहाँ पर, तो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है इकोलॉजी की। इट इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, कैसी है यहाँ पर? इट इज एंड इज सेल्फ रेगुलेटिंग। ठीक है ना, सेल्फ रेगुलेटिंग भी है, एज वेल एज सेल्फ परपिएटिंग कहते हैं यहाँ पर। तो सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट हो गई यहाँ पर। इसके अलावा सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। अब जो इकोसिस्टम है हमारा, वो अगर देखा जाए तो हम यहाँ एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इससे कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर उसका दूसरा कैटेगराइजेशन इसका हो सकता है कि नेचुरल है या क्या है, आर्टिफिशियल है। अलग तरह के इकोसिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, इट इज़ द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी एंड यूनिट इन विच द ऑर्गेनिज्म या फिर बायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट विद एबायोटिक फैक्टर्स। जो बायोटिक फैक्टर इन बायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करता है, उसकी स्टडी हम करते हैं। दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम यहाँ पर क्या हो सकता है? टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, इट मे बी एक्वाटिक, मे बी टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक्वाटिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर इकोसिस्टम में क्या हो सकता है? लेक हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है? सी वाटर भी हो सकता है, सी हो सकता है एक्वाटिक में। टेरेस्ट्रियल में आपका क्या हो सकता है? हमारे यहाँ पर गार्डन हो सकता है। ठीक है, फील्ड हो सकते हैं, खेत। फिर इसके बाद हमारा क्या हो सकता है? यहाँ इकोसिस्टम में ग्रासलैंड हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड एटसेट्रा। अब अगर इसके बाद दोबारा देखा जाए कि यहाँ पर इकोसिस्टम को हम फिर से कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, तो इकोसिस्टम का दूसरा कैटेगराइजेशन है कि आइदर इट इज़ नेचुरल, इट इज़ द नेचुरल आर कॉल्ड द यहाँ पर मैन मेड, या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल में आप देख रहे हैं यहाँ पर मैन मेड में क्या हो सकता है? यहाँ पर पॉन्ड, तालाब हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गार्डन, ये मैन मेड है, मनुष्य ने तैयार किया है, एंड सो कॉल्ड द एक्वेरियम। नेचुरल में आप देख रहे हैं जो रिवर्स है हमारी, ठीक है, वो नेचुरल हैं। जो हमारा मैराइन सी वाटर है या सी है, वो क्या है? यहाँ पर नेचुरल हैं। जो लेक्स हैं यहाँ पर, वो नेचुरल हैं। सब नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है या मैन मेड हो सकता है। अब वर्ड आता है यहाँ पर कि इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम है, तो उसमें ऑर्गेनिज्म मीन्स बायोटिक फैक्टर कैसे एबायोटिक फैक्टर से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, हमको देखना है। और ये ओपन सिस्टम होता है जिसमें यहाँ पर कंटिन्यू एंट्री और लॉस होता है। इकोसिस्टम इज ए ओपन सिस्टम, इज ए open system in which continuous entry and loss of energy takes place। लगातार यहाँ पर एनर्जी की एंट्री हो सकती है और लगातार क्या हो सकता है? उसका लॉस हो सकता है। और एनर्जी के साथ साथ किसका?
मटेरियल्स का, लॉस ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। इकोसिस्टम आल्सो कॉल्ड, इकोसिस्टम इज आल्सो नोन एज, आप कह सकते हैं यहां पर जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर कैटेगराइज करने के लिए या नामांकन करने के लिए जियो बायोसिनोसिस कह सकते हैं, जियोसिनोसिस आल्सो कॉल्ड द जियो बायोसिनोसिस, आल्सो कॉल्ड द माइक्रोकॉस्म एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे इसके क्या हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं। ठीक है, हमने आपको इकोसिस्टम बता दिया है। इकोसिस्टम एक्वाटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, और इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ecosystem, these are the abiotic components and as well as biotic components। जो आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स है इस मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो आपके जो एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, आप बताइए इसमें आपके कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं। इसमें आ सकते हैं आपके क्लाइमेटिक फैक्टर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इसमें क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर, इनऑर्गेनिक फैक्टर, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स एज वेल एज ऑर्गेनिक फैक्टर्स। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर में आपका आ जाएगा टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, यहाँ पर विंड वेलोसिटी। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका जो स्लोप होते हैं, है ना, हाइट या स्लोप, हाइट, है ना, उसे एल्टीट्यूड कह सकते हैं, एल्टीट्यूड, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक फैक्टर में आपकी जो गैसेस आ जाएंगी O2, CO2, नाइट्रोजन, ठीक है ना, एज वेल एज वाटर भी आ जाएगा आपका। अब आप देखिए इनऑर्गेनिक में O2, CO2, यहाँ मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक, एंड मिनरल्स। ऑर्गेनिक फैक्टर में क्या आएगा, जिससे इसकी बॉडी बनी होती है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एनिमल एंड प्लांट बॉडी, एनिमल एंड प्लांट बॉडी, है ना। इसमें किससे बना होता है, इसमें कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, है ना, और क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स एटसेट्रा। नाउ द बायोटिक कंपोनेंट्स, हम आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पर, और कंज्यूमर्स हैं, और क्या हैं, डिकम्पोजर्स हैं। तीनों पार्ट हैं यहाँ पर, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स आपको पता है ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, और इन्हें ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ, विच मेक देयर ओन फूड। ठीक है, कंज्यूमर्स क्या हैं यहाँ पर, इन्हें फैगोट्रॉफ भी कहते हैं,
डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर पर अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं वो क्या है, यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं। एंड डिकम्पोजर्स क्या हैं, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की बॉडी को क्या करने वाले, डिकम्पोज करने, रिड्यूसर्स या माइक्रो कंज्यूमर्स या सेप्रोप्स, आल्सो कॉल्ड द सेप्रोप्स या फिर माइक्रो कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पर कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर्स माने उपभोक्ता। किसको पढ़ते हैं अभी हम, कंज्यूमर्स को पढ़ रहे हैं। उपभोक्ता का मतलब आपको सी समझ में आ रहा है, जो उपभोग कर रहा है। तो जो ऑटोट्रॉफ हैं, जो प्लांट्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, उनका उपभोग करने वाले यहाँ पर कंज्यूमर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ फॉर फूड। अब क्या होगा, इसमें फिर से कैटेगराइजेशन हो सकता है। दीज आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स। आप देखिए यहाँ तक आपके बोर्ड में क्लियर दिख रहा है कितने कॉर्नर्स पर। ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स आर आल्सो कॉल्ड द प्लांट ईटर्स। क्या ये प्लांट ईटर्स होते हैं। हर्ब माने हरे पौधे और वोर्स माने क्या करना है, प्लांट। दीज आर कॉल्ड द फ्लैश ईटर्स, मांस खाने वाले। इसका मतलब ये हर्बीवोर्स को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। एंड ओमनीवोर्स मीन्स क्या है, हर्ब, प्लांट ईटर प्लस फ्लैश ईटर, प्लांट प्लस फ्लैश ईटर, ओमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटर्स हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल पता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रैबिट आ जाएगा, गोट है, काऊ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। फ्लैश ईटर्स में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर लॉयन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, तो हर्बीवोर्स आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। दीज आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। एंड कार्निवोर्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी या, ठीक है। और जो हमारा ओमनीवोरस है, यहाँ पर ये दोनों को खा सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी हो सकते हैं ये, टर्शरी, सेकेंडरी ना कहेंगे इसको, टर्शरी कहें। यहाँ पर दीज आर कॉल्ड द टॉप कंज्यूमर्स। क्या है ये, टॉप कंज्यूमर्स हैं। और ओमनीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और किसको खा सकते हैं, यहाँ पर दोनों खा सकते हैं। तो जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं हमारे, टर्शरी कंज्यूमर्स में आपके ये सेकेंडरी कार्निवोर्स कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे स्नेक है, ईट है, और ये जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हैं ये कार्निवोर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको टॉप ना लिखें, तो ये भी यहाँ पर कंज्यूमर कार्निवोरस हैं, और ये जो ओमनीवोरस हैं उसमें प्लांट और फ्लैश ईटर दोनों को हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आपका मैन। तो अभी हम इसको प्राइमरी सेकेंडरी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसको अगर हम केवल कार्निवोरस को लेंगे तो उसमें भी प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं और टॉप कार्निवोरस होते हैं, तो उस कैटेगरी को हम अलग से लेते हैं। ठीक है, तो हमने अभी आपको बता दिया कि दो यहाँ पर कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से। पहला कंपोनेंट था आपका एबायोटिक फैक्टर का और दूसरा था बायोटिक फैक्टर का। तो आपने देखा यहाँ पर कि एबायोटिक फैक्टर में आपका क्लाइमेटिक फैक्टर में डिफ्रेंशिएट किया, उसको इनऑर्गेनिक में किया, ऑर्गेनिक में किया। और जो हमारा ऑर्गेनिक फैक्टर था, ठीक है ना, सॉरी कौन सा हमारा बायोटिक फैक्टर था, उसको किस में कर दिया, प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में और डिकम्पोजर्स में।
अब इसके बाद जो डिकम्पोजर्स हैं वो तो क्या होंगे, डेड मटेरियल्स का डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम इज द सेल्फ सस्टेन्ड फंक्शनल यूनिट। इकोसिस्टम इज द सेल्फ सस्टेन्ड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अब सेल्फ सस्टेन्ड फंक्शनल यूनिट का मतलब है अपने आप में ही क्या है, ये निर्भर है और इसका एंड एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग टर्म्स। इसके लिए कौन कौन सी टर्म्स यूज होते हैं, हमको उसको टर्म्स को याद रखना है इकोसिस्टम के लिए। तो स्पीशीज कंपोजिशन है, स्ट्रेटिफिकेशन है, यहाँ पर है पहला है स्पीशीज कंपोजिशन, दूसरा है यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, 4 पार्ट हैं। तो स्पीशीज कंपोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप, दिस इज द स्टैंडिंग क्रॉप and it is the standing state। हम एक एक चीज़ में आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्पीशीज कंपोजिशन, कि कौन कौन सी जातियां उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही हैं। ठीक है, देखिए आप इसमें फर्स्ट इज कॉल्ड द स्पीशीज कंपोजिशन। इट मीन्स the variety of organism present in that area। उस एरिया में कितनी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म कौन कौन से प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड द स्पीशीज कंपोजिशन। और ये जो है जोग्राफी, टोपोग्राफी, क्लाइमेटली डिपेंड करता है एंड डिपेंड्स अपॉन टोपोग्राफी। ठीक है, एक तो किस पे डिपेंड करता है, उस जगह की टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है हमारा स्पीशीज कंपोजिशन। फिर जोग्राफी पर डिपेंड करता है एंड क्लाइमेट डिपेंड करता है। क्लाइमेट एंड जोग्राफी, भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, उसकी बनावट कैसी है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्पीशीज़ के कंपोजिशन के लिए। कौन कौन सी स्पीशीज़ कहाँ पर पाई जाएंगी और सबका अलग ग्रुपिंग होती है। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, मैक्सिमम ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे ज़्यादा प्रकार की जातियाँ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, मॉइस्चर भी होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म की संख्या है वो वहीं पर पाई जाती है। और जो मिनिमम पाई जाती है डिजर्ट आर्कटिक एंड मिनिमम इन डिजर्ट्स एंड आर्कटिक एरियाज। दिस इज द स्पीशीज कंपोजिशन, कितनी जातियां उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण किस तरह से है, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, जो वितरण का जो क्रम है वो किस तरह का है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफिकेशन। अब जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है तो आप देखिए कि प्लांट्स भी कोशिश करते हैं कि किसी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स सरवाइव कर जाएं। तो जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं, लॉन्ग ट्रीज एट अपर लेवल, देन
shrubs and then herbs. herbs माने grasses. तो लॉन्ग ट्रीज अपर लेवल का मतलब है कैनोपी, ये अपर लेवल ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पर लॉन्ग ट्रीज बड़े बड़े वृक्ष जो पाए जाते हैं उसके यहाँ पर ये वर्टिकल जोनेशन है, ठीक है। इट इज द वर्टिकल जोनेशन इन फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल, अगर यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये वर्टिकल जोनेशन में ऊपर बड़े बड़े वृक्ष होंगे, फिर झाड़ियाँ होंगी, फिर क्या होंगे, ग्रासेस पाई जाएंगी। दिस इज़ द स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्लांट्स क्या कर सकें, आ सकें टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक। और हर प्लांट का अपना डिफरेंट हैबिटेट होगा, डिफरेंट निक होगा। दिस इज द स्ट्रेटिफिकेशन। नाउ द थर्ड टॉपिक इज स्टैंडिंग क्रॉप। किसी एरिया में स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है, सीधे से भाषा में आप कहते हैं खड़ी हुई फसल, तो वास्तव में खड़ी हुई फसल नहीं है। अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास इन ऑर्गेनिज्म, अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास इन एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में कितना बायोमास माने जैव भार, कितना बायोमास है, उसको यहाँ पर कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। क्रॉप का मतलब केवल फसल नहीं, उसमें एनिमल प्लांट सब आते हैं। एंड इट अ प्रोडक्टिविटी लग्जरियंस ऑफ ग्रोथ विच इंडिकेट द प्रोडक्टिविटी एंड लग्जरियंस of growth of plants, plant growth। कितना प्रोडक्टिविटी है, कितना लग्जरियंस है, इसको इंडिकेट करने के लिए स्टैंडिंग क्रॉप वर्ड यूज़ होता है यहाँ पर। और ये फॉरेस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है और ग्रास के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक। तो हाई स्टैंडिंग क्रॉप, मोर स्टैंडिंग crop in forest and low in grassland। ग्रासलैंड में बायोमास निश्चित कम होगा और फॉरेस्ट में ज़्यादा होगा, तो स्टैंडिंग क्रॉप ज़्यादा होगी फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ इनटू द स्टैंडिंग स्टेट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, that is called the standing state, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट आपको समझना चाहिए कि कितने न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में एट ए गिवन टाइम। द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन क्रॉप एट स्पेसिफिक टाइम। किसी समय में कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल एट स्पेसिफिक टाइम, इसे कहते हैं यहाँ पर स्टैंडिंग स्टेट। और निश्चित है कि अगर यहाँ पर अमाउंट न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो हमारी स्टैंडिंग स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो गुड सॉइल होती है यहाँ पर उसमें स्टैंडिंग स्टेट पर्याप्त होती है। फर्टाइल सॉइल हैज़ मोर स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट फर्टाइल सॉइल में क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। ओके,
अब इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम आते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी। हिंदी में कहते हैं उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता किसे कहते हैं। जब यहाँ पर सनलाइट आ रही है सूर्य से, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, दैट इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें, हमारी जो सोलर एनर्जी आ रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर केमिकल एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ द फूड। तो फूड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पर द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, the rate at which sunlight is captured by green plants is known as productivity। ठीक है, जिस रेट से सनलाइट को हरे पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, काहे के लिए, यहाँ पर फूड बनाने के लिए। ठीक है, सनलाइट कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, काहे के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज आल्सो कॉल्ड द, आल्सो नोन एज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन की जो गति है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, जितनी सनलाइट होगी उसी के हिसाब से प्रोडक्टिविटी होगी। एंड प्रोडक्टिविटी इट इज ऑफ टू टाइप्स। द प्रोडक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी होती है यहाँ पर, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। हिंदी में कहते हैं यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। अब प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को फिर से यहाँ पर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। हम अभी पहले पढ़ते हैं कौन सी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब जितना फूड बनाया गया पौधों द्वारा, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड per unit area, the amount of biomass produced per unit area per unit time। निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल द्वारा जितना भी बायोमास प्रोड्यूस्ड किया गया या उत्पादन किया गया उसे कहते हैं यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हमने जितना भी भोजन पौधे ने बनाया वो यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी। अब इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर से। यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज, या तो हम इसको यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में कह सकते हैं, इज इन वेट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, पर ग्राम हो सकता है, या पर ग्राम -2। और एनर्जी यूनिट,
ये वाली यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनर्जी यूनिट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी यूनिट क्या होती है कि कितने किलो कैलोरी एनर्जी बन रही है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, मतलब निश्चित क्षेत्रफल में कितने किलो कैलोरी यहाँ पर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बाद में इसमें टाइम इंटरवल भी जोड़ दिया जाता है। अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है यहाँ पर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक होती है यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP, एंड इट इज कॉल्ड द NPP। अब आप समझिए, सिंपल सी डेफिनेशन समझ लीजिए। पौधों ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जितना फूड बनाया, टोटल द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सपोज करिए 1 कुंटल एक पौधे ने फूड बनाया। अब उसने क्या किया कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, उसके जो एनर्जी कंजप्शन है रिस्पायरेशन वगैरह में और बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन करने में, उसमें से कुछ फूड वो यूटिलाइज कर लेगा। तो आफ्टर यूटिलाइजेशन द एनर्जी द रिमेनिंग बायोमास, ठीक है, इस कॉल्ड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मान लीजिए 1 कुंटल फूड बनाया और 20 किलो यूज़ कर लिया, तो जो बचा वो क्या है यहाँ पर 80 kg नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है, और पर यूनिट टाइम इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। सकल प्राथमिक उत्पाद हिंदी में कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पाद, और इसे कहते हैं यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। मैंने जो है क्या बचा, जितना फूड यूटिलाइजेशन के बाद बचा, मतलब उसके रेस्पिरेशन में जो खर्च हो गया उसके बाद बचा यहाँ पर द रिमेनिंग फूड, द रिमेनिंग बायोमास आफ्टर respiration and other vital activities। रिस्पिरेशन और अदर वाइटल एक्टिविटीज़ के बाद जितना बायोमास बचा, दैट इज कॉल्ड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, यही यहाँ पर हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स के एंड यूज्ड बाई हर्बीवोर्स, इसी को हर्बीवोर्स यूज़ कर पाते हैं। अब सपोज करिए कि 1 कुंटल फूड बनाया और 20 किलो यूज़ कर लिया, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 1 कुंटल है, नेट बची 80 kg, और बाकी यहाँ पर रिस्पिरेशन में क्या हो गया, यहाँ पर तो लिख देंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन एंड वाइटल एक्टिविटीज़ हैं बराबर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रिस्पायरेशन और अदर वाइटल एक्टिविटीज़ को घटा देते हैं, उसकी ऊर्जा को, तो फिर जो बचता है दैट इज कॉल्ड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आ गया होगा आपको कि ग्रॉस और नेट में
क्या डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है, तो अब क्या है, अभी तक तो हम प्राइमरी पढ़ रहे थे, तो जो अमाउंट कंज्यूमर द्वारा स्टोर किया जा रहा है, उपभोक्ता द्वारा, यहाँ पर अमाउंट बायोमास सिंथेसाइज्ड बाय कंज्यूमर, अमाउंट ऑफ बायोमास सिंथेसाइज्ड बाय कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं द्वारा जो सिंथेसाइज किया जा रहा है, इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता। अब आप ये देखिए कि कंज्यूमर जो है लगातार यूज़ कर रहे हैं और इट इज़ ग्रॉस और नेट में इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया सकता, और पूरे बायोस्फीयर की जो एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन टन है। कौन सी नेट प्रोडक्टिविटी? नेट, हाँ, इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ऐसे लिख दें, एंड इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसको ग्रॉस और नेट में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। अब नोट करके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके पूछा जाता है, टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन। समझ लीजिए इतना नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर की है। अब हम आते हैं प्रोडक्टिविटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो आते हैं हम डिकम्पोजिशन, कि डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है यहाँ पर, दैट इज द डिकम्पोजिशन। विघटन सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं। तो है क्या ये विघटन, कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डेड बॉडीज़ हैं प्लांट एनिमल के, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्जन करना है। तो कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन लिख दें, इसे देखिए, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ dead plants and animals into simpler inorganic compounds is known as decomposition। अभी जो डिकम्पोजिशन है ये यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हो रहा है, इसे माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं, और डेट्रीवोर्स द्वारा हो सकता है और पैरासाइट्स द्वारा हो सकता है। कैरीड डिकम्पोजिशंस कैरीड आउट इज कैरीड आउट माइक्रोब्स, ठीक है, पैरासाइट्स परजीवियों द्वारा हो सकता है, और डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स में क्या आ सकता है आपका एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म, ठीक है ना, केंचुए द्वारा भी हो सकता है डिकम्पोजिशन। अब आप देखिए इसमें
हम डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन में उनमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। हम ऐसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन। स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन, कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। पहला है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। क्या है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन, कि जब भी कभी डिकम्पोजिशन किया जाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पर स्मॉलर पीसेस में तोड़ा जाएगा, ठीक है, ताकि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए। ब्रेकिंग आउट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ, किसको ब्रेक करना है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंपाउंड्स इन स्मॉलर पीसेस by detrivores so that surface area increases, ताकि सरफेस एरिया क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। इसके लिए यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होता है। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद हम यहाँ पर कैटाबॉलिज्म कर सकते हैं। कैटाबॉलिज्म, आपको पता है कि दो तरह की प्रोसेस होती है, एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक में डिग्रेडेशन होता है, आप सबको पता है यहाँ पर। तो जो केमिकल कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जटिल और ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो स्मॉलर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म कैरीड आउट बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया से हो जाएगा ये, और किससे हो जाएगा, फंजाई से हो जाएगा। फिर इसके बाद एक प्रोसेस आती है लीचिंग, हिंदी में कहते हैं निक्षालन। क्या कहते हैं, निक्षालन। ये जो लीचिंग प्रोसेस है इसमें होता क्या है, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं ना वो डीपर लेयर्स में चले जाते हैं, अपर लेयर्स से परकोलेट करके डीपर लेयर्स में चले जाते हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ जितने भी यहाँ पर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस द्वारा न्यूट्रिएंट्स बने हैं, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ एंट्री इन डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो जो एंट्री हो रही है यहाँ पर डीपर लेयर्स में उसे कहते हैं, और जाता कौन है यहाँ पर, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। तो प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स, जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स वो सॉइल की निचली परत में चले जाते हैं, इसे कहते हैं लीचिंग माने निक्षालन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं वो होता है ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन माने ह्यूमिफिकेशन वास्तव में जो ह्यूमस है यहाँ पर जो उर्वरा शक्ति होती है मिट्टी की उसी के कारण होती है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसी के कारण से होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड।
इज नोन एज, क्या कहेगा यहाँ पर, ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, एंड ह्यूमस इज टॉप फर्टाइल डार्क कलर्ड, टॉप है फर्टाइल डार्क कलर्ड लेयर, ठीक है, एंड हैविंग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वैल्यू, एंड रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विखंडित, ये भाग विखंडित नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा समय तक स्टेबल रहता है। दैट प्रोसेस कॉल्ड द ह्यूमिफिकेशन, स्लो डिकम्पोजिशन होता है। और फिर क्या होता है, जो सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं उसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। पांचवा पार्ट है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब जैसे O2 है, CO2 है, N2 है, ठीक है, एटसेट्रा, इसे क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन में, जिस प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में ह्यूमिफिकेशन हो रहा है और इसमें क्या बन रहा है, न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पर प्लांट ग्रो करता है, सपोज करिए, मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को डायग्रामेटिक रूप से आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर लार्ज ट्री है, ठीक। अब जो लार्ज ट्री है, अगर इसकी डेथ होती है या इससे लीफ फॉल होता है, तो जो लीफ गिर रही है वो इंसेक्ट और अदर एनिमल्स द्वारा खाई जाएगी। लीफ फॉल, अब क्या होगा इसमें, डेट्रीवोरस एक्शन, जो यहाँ पर जैसे अर्थवर्म है, इस टाइप की जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इसका डेट्रीवोरस एक्शन करेंगे और इंसेक्ट्स कई लगेंगे, जिससे कारण से यहाँ पर जो हो जाएगी लीफ, क्या हो जाएगी, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। अब जो लीफ डैमेज हो जाएगी, यहाँ पर एक्शन इंसेक्ट से, डेट्रीवेशन बाय इंसेक्ट्स एंड कैसे हो सकता है, यहाँ पर अर्थवर्म से। अब इसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें है ही, और लीफ जो गिरी है उसमें जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसका कुछ पार्ट यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएगा, सॉइल में पहुँच जाएगा। इन सॉइल, ये इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, यहाँ पर लीचिंग प्रोसेस से यहाँ पर इसका कुछ पार्ट सॉइल में चला गया और शेष पार्ट अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड रह गया। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाएगा या ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो जाएगी, उसमें फिर से डिकम्पोजिशन होगा और फिर होगा फर्दर डिकम्पोजिशन, बाय माइक्रोब्स। अब जब माइक्रोब्स में से फर्दर डिकम्पोजिशन होगा तो ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर प्लांट्स के काम आएगा। और जो सॉइल में जो लीचिंग हुई है, यहाँ पर लीचिंग के थ्रू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड जो सॉइल में आ गए हैं, वो सॉइल द्वारा वाटर लीचिंग कंपाउंड फिर से यहाँ पर किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो सॉइल के थ्रू जितना भी यहाँ पर पार्शियल डिकम्पोज पार्ट है वो फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइक्रोबियल एक्शन यहाँ भी होगा, माइक्रोबियल एक्शन। तो आप देख रहे हैं कि ह्यूमस से लार्ज ट्री ने या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, इसकी लीफ फॉल होती है तो इसमें डेट्रीवर्स एक्शन होता है, कुछ पार्ट लीचिंग के द्वारा सॉइल में आ जाता है जो माइक्रो एक्शन से फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद जो इंसेक्ट और अर्थवर्म जो फंक्शन करते हैं वो ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन जाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉइल, और यहाँ पर फिर से डिकम्पोजिशन होता है तो फिर से ह्यूमस बन के और फिर से कहाँ चला जाता है, प्लांट्स में चला जाता है। कंटिन्यू ये प्रोसेस होती रहती है एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, किसका रिप्रेजेंटेशन है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस द्वारा हम डिकम्पोजिशन को शो कर सकते हैं। अब डिकम्पोजिशन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं नया टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें एयर भी है ना, मॉइस्चर या वाटर भी है, फिर इसके अलावा माइक्रोबियल सब्सटेंस, माइक्रोबियल एक्शन भी है, माइक्रोब्स की प्रेजेंस भी है, और इसके अलावा जो डिकम्पोजिशन है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आएगा यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स या अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद जो डेट्रिटस है उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ डेट्रिटस, नेचर ऑफ डेट्रिटस। इफ अगर यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा है, सेलुलोज pectin substance is abundant, अगर यहाँ पर सेलुलोज की और पेक्टिन की संख्या मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, देन फास्ट एक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पर है इन केस ऑफ काइटिन, ठीक है, अगर हमारे सपोज करिए कि काइटिन की मात्रा ज़्यादा है और काइटिन के अलावा यहाँ पर टेनिन है, ये है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लो हो जाएगी कंडीशन। और अगर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगी। इन केस ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन, एक शब्द और जोड़िए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक। इन केस ऑफ काइटिन स्लो एक्शन, अगर काइटिन है तो एक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लो हो जाएगा, स्पेशली काइटिन के लिए स्लो हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। टेम्परेचर above देन 25 डिग्री, अगर 25 डिग्री से ज़्यादा है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीजेस। बट below it रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, अगर इससे कम है तो जो डिकम्पोजिशन रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको अफेक्ट कर रहा है। और आपको ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चर और एरेशन भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पीएच वैल्यू, इन एसिडिक कंडीशन, rate of decomposition
स्लोज डाउन। क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि एसिडिक कंडीशन में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं वो अधिकांश माइक्रोऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं ड्यू टू डेथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। और एंजाइम भी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। बट इन न्यूट्रल एंड एल्कलाइन पीएच, रेट इज टू हाई। ठीक है। फिर पीएच के बाद हम आते हैं यहां पर O2 अवेलेबिलिटी। ऑक्सीजन की उपलब्धता, ठीक है। O2 इन O2 अवेलेबिलिटी, द रेट ऑफ decomposition increases but very slow in anaerobic condition। अगर ऑक्सीजन ही उपलब्ध नहीं है तो बहुत स्लो हो जाएगी एनारोबिक कंडीशंस। फिर आता है नेक्स्ट मॉइस्चर, नमी। also plays important role in decomposition। आपको पता है कि नमी ज़रूरी है। अगर आप गेहूं को धो के रख देते हैं, गीला गेहूं होता है, मॉइस्चर होता है तो ख़राब हो जाता है। चिप्स हम बनाते हैं जब घरों में तो धूप में डालते हैं काहे के लिए? ताकि मॉइस्चर क्या हो जाए, कम हो जाए। जिस भी चीज़ में मॉइस्चर की मात्रा एक निश्चित लेवल से ज़्यादा रह जाएगी उसमें माइक्रोबियल एक्शन फास्ट होगा, वो चीज़ सड़ जाएगी। तो डिकम्पोजिशन को बढ़ाना है तो मॉइस्चर भी बढ़ा देना है, और अगर डिकम्पोजिशन को रोकना है तो हमें मॉइस्चर को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो अगर आपको ये देखना है कि इस समय हमें डिकम्पोजिशन या जो प्लांट या एनिमल के पार्ट्स हैं या उनकी डेड बॉडी है उसको सड़ना ही चाहिए, ताकि जो उसके अंदर के जो कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होकर फिर से सॉइल में मिल जाएं। तो आप देखिए यहाँ पर हाई मॉइस्चर लेवल फेवर्स डिकम्पोजिशन। तो तेजी से डिकम्पोजिशन होता है, और अगर मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है एंड वाइस वर्सा, अगर इसका उल्टा हो गया, मॉइस्चर लेवल कम हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो हो जाएगा, पदार्थों का विखंडन रुक जाएगा। और जब पदार्थों का विखंडन रुक जाएगा तो यहाँ पर जो है सारा जितना भी डिकम्पोज्ड पार्ट है वो अनडिकम्पोज्ड होकर एज इट इज़ एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा। तो आज आपने इकोसिस्टम पढ़ा, आपको पता है कि दैट इज़ द जो है यूनिट ऑफ द इकोलॉजी की यूनिट है। एजी टेंसले ब्रिटिश जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दिया है। सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है, सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट है, एंड कंटेन्स द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। उसमें जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द बायोटिक माने सजीव लिविंग बींग्स का और एबायोटिक माने यहाँ पर नॉन लिविंग का। तो एबायोटिक में आपने देखा कैसे क्लाइमेटिक फैक्टर था, इनऑर्गेनिक फैक्टर था, ऑर्गेनिक फैक्टर था। बायोटिक में यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। फिर हमने पढ़ लिया कि प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं यहाँ पर, फिर कंज्यूमर्स किसे कहते हैं, फिर डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं वो हमने देख लिया। फिर इसके बाद हमने देख लिया प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी के बाद हमने देखा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। फिर किसी भी इकोसिस्टम में कौन कौन से टर्म्स यूज़ हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक टर्म आया था कौन सा कि स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयरिंग ऑफ द स्पीशीज़, वो प्लांट हो या एनिमल हो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन के पहले आपने पढ़ा था स्पीशीज़ कंपोजिशन, कि हाउ मैनी वेराइटीज़ या ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया में कितने एनिमल या प्लांट प्रेजेंट हैं। तो स्पीशीज़ कंपोजिशन हो गया। फिर
फिर इसके बाद क्या हो गया यहाँ पर, वो स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। फिर स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है कितना बायोमास सिंथेसाइज हुआ है, कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया है प्लांट्स ने। प्लांट्स ही बनाएंगे क्योंकि एनिमल्स तो कंज्यूमर होते हैं, तो वो दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप है। और स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है कि कितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या मिनरल्स वहाँ पर सॉइल में हैं, दैट इज़ द स्टैंडिंग स्टेट। तो ये जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी थी ये इकोसिस्टम में, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कि जो ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स के बाद जो है फूड चेन क्या होती है, 10% का लॉ या नियम क्या होता है, फूड वेब या खाद्य जाल किसे कहते हैं, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम पढ़ेंगे, पारिस्थितिक पिरामिड की कैसे एनर्जी इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र होती है, फिर हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन की अनुक्रमण किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इन सबको एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।